चलिए बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे न्यूटन्स लॉज। We were continuing with this is third lecture in the series ना, न्यूटन्स लॉज। आई थिंक पहले लेक्चर में पेपर भी डिस्कस किया था, क्या से 1.5 लेक्चर हो गए न्यूटन्स लॉज का। सो एनीवेज, सो देखो हमने पहला लॉ जो देखा था न्यूटन का, व्हाट वाज फर्स्ट लॉ? व्हाट वाज स्टेटमेंट? Object is in a motion will be continue to be in a motion, and if it is in a rest it will be continue to in a rest until and unless an unbalanced force is acted upon it. वेरी गुड। तो मोशन मतलब क्या? मोशन शुड आल्सो बी इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, वो कॉन्सेप्ट या तो रेस्ट पे है, या तो मोशन कैसा मोशन होना चाहिए? मोशन का भी टाइप पता है, रेस्ट मोशन यूनिफॉर्म होना चाहिए और एंड इन स्ट्रेट लाइन। और सर नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है ना? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा तो मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। करेक्ट। ऑब्जेक्ट शुड बी एंड लिख दिया मैंने, रेस्ट और मोशन, आइदर at rest or motion. So object should be either at rest or it should be at motion unless an unbalanced force acts on it. ठीक है, समझी बात? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अगर ऑब्जेक्ट सपोज ऐसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट? अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो क्या इस पर और इसका वेलोसिटी जो हर पॉइंट पे मान लो है 4 मीटर पर सेकेंड, कहीं इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो अब क्या बोलोगे क्या इस पे कुछ फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? व्हाट डू यू से बच्चों? सर लग रहा है, लग रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। सर फोर्स लग रहा है इसलिए तो वो आगे मूव हो रहा है। तो फोर्स लग रहा है इसलिए आगे मूव हो रहा है वो। अभी तो आपने बोला अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और या फिर मोशन में है यूनिफॉर्म इन स्ट्रेट लाइन। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको बच्चों ये वाला पॉइंट, करेक्ट? तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है? हम लोगों ने देखा है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन दिख रहा है क्या आपको? नहीं। एक्सीलरेशन इज जीरो और नॉट हियर? यस सर, हाँ सर, जीरो। तो अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो हो गया, व्हाट कैन यू से अबाउट if acceleration is zero, what can you say about force? सर वो फोर्स जीरो होगा। Force will be zero. बट सर फिर ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहे हैं? पहले आपने इसमें कुछ फोर्स लगाया होगा ना, पहले कुछ एनर्जी दी होगी, इसलिए मूव कर रहे हो ऑब्जेक्ट। अब स्पेस में अगर आप किसी चीज में धक्का दे देते हो तो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है कि नहीं करती रहती है? करती है। नहीं सर, मुझे भी वही डालता है। मतलब हम जब एक गाड़ी को पुश करते हैं पर वो एक फ्रिक्शनल फोर्स Yes. के वजह से वो स्टॉप तो होगा ना। हाँ, लेकिन तो अगर फिर वो बैलेंस। यस, तो देखो अगर हम एक आइडियल सिचुएशन मानते हैं कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इज जीरो, इफ लेट्स से देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, तब आप क्या बोलोगे? तब हो जाएगा, पर अर्थ पे तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। इनफैक्ट जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था, एक बॉल ली यहाँ पर ऐसे, और उसने उसको इस पॉइंट से ड्रॉप किया उस बॉल को, ठीक है? तो बॉल ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, बट लेट्स से अगर ये बॉल यहाँ पे ऐसे गई तो यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाती है ना बॉल, करेक्ट? लेकिन अगर बॉल यहाँ से आपने छोड़ी तो इट विल, दैट मींस व्हाट इट विल, गैलीलियो ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि इट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर। तो ऐसा मत सोचा करो कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसके लिए, उसको मूव कराने के लिए कुछ फोर्स लग रहा होगा। हो सकता है आपने वो फोर्स पहले ही दे दिया है उसको, जिसकी वजह से उसमें एक मोशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है? समझ में आई बात? जब तक सरफेस में कोई चेंज नहीं होगा तब तक वो बॉल मूव करती रहेगी। ये जब तक इसमें अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, इसमें जब तक कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तब तक ये उसी वेलोसिटी से मूव करे, मतलब इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, इस पे नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग इज जीरो। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर हम ऐसे भी बोलते हैं कि मतलब मैं अगर रास्ते पे स्ट्रेट लाइन से जा रहा हूँ तो
फिर उधर भी जो ये फोर्स है वो 0 है, फिर भी मैं कैसे चल रहा हूँ? आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मतलब मैं ऑन अ रोड आई एम गोइंग ऑन अ सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड से जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, और फिर भी बोलते हैं कि माय बैलेंस्ड, इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स। हाँ, तो आप पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना फिर। देखो अगर आप फिर रोड मैं पे चल मूव रहे हो, कैसे? ग्रेविटी और हमारे अंदर का फोर्स इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान से सुनो। अगर मान लो कोई कार है, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। मान लो कि कार है, ठीक। सो नाउ दिस कार, इस कार में मोशन हो रहा है। लेट्स से दिस कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और आप उसका स्पीडोमीटर देख रहे हो, वो हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है, ठीक है। और 60 किलोमीटर पर आवर से तो चल रही है, और दूसरा क्या चीज है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रही है वो। तो आप क्या बोलोगे, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स, सारे फोर्सेस यहाँ पे इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो इंजन यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, तो हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे 10 न्यूटन का लग जाए, करेक्ट। फिर अगर मान लो mg का फोर्स यहाँ पे 100 न्यूटन का है, तो हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन भी 100 न्यूटन का हो जाए। तो बताओ इस केस में नेट फोर्स 0 हो गया सारे डायरेक्शन से कि नहीं हो गया? बच्चों हाँ सर, बताइए। पर जब 0 का तो move कैसे कर रहा है? तो फोर्स की वजह से आप थोड़ी ना मूव करते हो, फोर्स की वजह से आपका मोशन होता है या मोशन स्टॉप होता है, ठीक है। यहाँ पे इंजन तो चल ही रहा है ना, इंजन तो कॉन्स्टेंटली वर्क कर ही रहा है ना आपका। इंजन तो कॉन्स्टेंटली 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ध्यान से समझो इस बात को। इंजन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन का लग रहा है पीछे, ठीक है। ऊपर भी आपको 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे भी 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है बच्चों वो 0 हो गया तुम्हारा। यहाँ पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो मैंने बोला है 0, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, इसका नेट फोर्स 0 है। अभी समझ में आई बात कि नहीं आई? सर हाँ, सर सर ये एग्जांपल थोड़ा सा मतलब समझा नहीं मुझे। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपको समझे। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, पहले न्यूटन का सेकंड लॉ देखते हैं, फिर हम इस पर आते हैं, चलेगा? सर एक मतलब छोटा सा डाउट था कि सर अगर सॉलिड जो है ना वो मतलब अपने जगह पे ही मूव करता रहता है, तो सर वो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, सब आपके आंसर्स का देता हूँ मैं। पहले जस्ट हम एक सेकंड लॉ देखते हैं, फिर हम फर्स्ट लॉ पर आते हैं, ठीक है। चलो, तो सेकंड लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। is directly proportional to force applied, correct? हाँ तो देखो अब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा होगा तो क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा। पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम फर्स्ट में आते हैं। तो मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी। of mass and velocity. वेलोसिटी। यस, सो मोमेंटम इज मास टाइम्स इट्स वेलोसिटी, ठीक। तो अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगता है तो उसका क्या चेंज हो जाता है बच्चों? उसका मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम चेंज होता है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, या वेलोसिटी कम हो रही होगी, या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, करेक्ट। तीन ही चीज हो सकती है। मतलब वेलोसिटी मतलब नहीं मालूम है? वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके सर। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हो, करेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्वियसली चार चीज हो सकती है, जिसमें हम तीन चीज देख रहे हैं यहाँ पर। एक तो उसका डायमेंशन, चारों देख लेते हैं, चलो। उसके डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, जैसे आप आपने एग्जांपल दिया क्ले को आप ऐसे कुछ गोला गोला बना सकते हो, तो उसके डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, ओके। दूसरा क्या इफेक्ट हो सकता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हो तो? यस, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, अगर आप फोर्स इस पर लगाते जा रहे हो, इस पर फोर्स आप कंटिन्यूसली लगा रहे हो, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? अभी आप फोर्स इस पर कंटिन्यूसली लगाते जा रहे हो, ठीक, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी बच्चों? होगी सर। वेलोसिटी इस केस में इंक्रीज होगी कि नहीं होगी?
होगी। ओके ओके। अब सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया और छोड़ दिया, तो अब उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रहा है उस पर, ठीक है। देन व्हाट विल फ्रिक्शनल फोर्स डू? फ्रिक्शनल फोर्स विल डिक्रीज द वेलोसिटी। यहां पर क्या हो गया? इंक्रीज द वेलोसिटी, वेलोसिटी विल इंक्रीज। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स विल डिक्रीज द वेलोसिटी। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। फोर्स अगर आप कॉन्स्टेंटली लगा रहे हो, जैसे अगर एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो ये मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? हाँ हाँ सर। सर हो रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ओके। और तीसरा क्या कर सकते हैं? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। मैंने इसका एग्जाम्पल आपको क्या दिया था, याद है किसी को? सर क्रिकेट का। हाँ, इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप आपके पास बॉल आ रही है, आपने बैट से गोल उसको की हिट बॉल कर को दिया। रोकता है। यस, आपके पास बॉल आ रही है, अपने बॉल को हिट कर दिया, तो आपने फोर्स की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज किया ना। बॉल ऐसे आ रही थी, बैटमैन ने क्या किया? सर उसका डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन चेंज किया किया। सर। फोर्स, बॉल पे ऐसा कुछ फोर्स लगा जिसकी वजह से बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में भी तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। पहले वेलोसिटी ऐसे थी, अभी फिर वेलोसिटी ऐसे है, अभी वेलोसिटी ऐसे, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। हाँ सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये हाँ सर। समझा? सर बस मेरा इतना, हेलो सर, हाँ am I यस, audible? हाँ यस हाँ सर, हम बोलते हैं कि एक ब्लॉक है और एक साइड से एक बच्चा 5 न्यूटन से उस पे फोर्स डाल अब रहा है और दूसरे साइड से 10, and the net, because the net force is 5, right? So the same way जब गाड़ी चलती है तो net force is 0, और तब अगर दोनों के 5 न्यूटन से तो वो 0 रहेगा और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है ना। उसी तरह जब कार का नेट फोर्स 0 तो वो मूव कैसे? आई एम कमिंग टू दैट। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ पर जो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, जो आपका जो पॉइंट है, मैं आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये तीन केसेस आप याद रखो, फोर्स की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फोर्स की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और फोर्स की वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यहां से हमने ये रिलेशन भी डिराइव किया था, फोर्स इज इक्वल टू, इनफैक्ट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। चलो, एंड थर्ड लॉ पे चलो, ठीक है, बाद में आते हैं, पहले हम सर लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और नेट फोर्स भी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सर वो एक जैसे मतलब डिफरेंट कैसे? नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, ठीक। डिफरेंट सर ऐसे कुछ, ठीक है, आऊंगा इस पर भी आऊंगा, एक एक करके आपका वो डाउट क्लियर करने को, ठीक है। इस पर भी मैं आपको इसके भी एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है। तो पहले मुझे एक एक करके आपके डाउट्स क्लियर करने दो। पहले आपका डाउट था कि अगर सर नेट फोर्स 0 लग रहा है कार पे, तो कार मूव कैसे कर रही है ना। पहले मैं इस पर आता हूँ, अब इस वाले केस को हम लोग लेते हैं। तो अभी कार पे क्या हो रहा है बच्चों? कार पे नेट फोर्स जो 0 लग रहा है, मान लो यहाँ से भी 10 न्यूटन है, यहाँ से भी 10 न्यूटन है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लग गया, वेट ज्यादा होगा, 100 न्यूटन है सपोज, नॉर्मल रिएक्शन भी 100 न्यूटन है, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन है, और ये भी 100 न्यूटन है, ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ पे तो 0 हो गया। सर लेकिन कैसे? नेट फोर्स 0 है कि नहीं है? यहाँ पे नेट फोर्स 0 है कि नहीं है? आर यू कन्विंस्ड और नॉट? नेट फोर्स 0 है यहाँ पे। यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट कुछ फोर्स लग रहा है क्या? बताओ जल्दी से, कौन डाउट पूछ रहा था? आनंद बताओ, एक्स एक्सिस के अबाउट कोई फोर्स लग रहा है क्या? यस बच्चों, कुछ बोलिए, आवाज आ रही है मेरी सबको?
Okay, so I think there was some network issue. हाँ बच्चों, तो बताओ जल्दी से, क्या यहाँ सर पे मेरा डाउट, हाँ, आपका आवाज नहीं आया था। आई थिंक देयर वाज सम नेटवर्क इशू हो रही है। एक सर सेकंड अभी मुझे, आ रहा है? अभी मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही सबको? हाँ आ रही सर आ रही है। ओके, चलो सर अब मैं हाँ, यस यस, या सर मेरा डाउट ये था कि अगर आप बोल रहे हो नेट फोर्स अगर 0 है तो वो कार मूव कैसे कर रही है, मतलब? नेट फोर्स अगर हाँ, वही मैं आ रहा हूँ, उस पर ही आ रहा हूँ। पहले तो आप ये बताओ, आर यू कन्विंस्ड यहाँ पे कि नेट फोर्स 0 है? पहले तो यू शुड बी कन्विंस्ड यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो ये सब बच्चे मानते हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, करेक्ट? हाँ हाँ सर। हाँ चलो, सर। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद इस पर आता हूँ। अब आपने क्या किया, ये अर्थ है, ठीक है? आपने ये ग्रेविटी मूवी देखी है? ग्रेविटी मूवी, हाँ सर। ग्रेविटी मूवी देखी? चलो ठीक है, मैं चाहिए तो आपको एक दो सीन्स दिखा दूंगा ग्रेविटी मूवी के। तो बच्चों भी ये समझो, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, मतलब चलो ठीक है, अर्थ के बहुत दूर ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का, यहाँ तक ग्रेविटी बहुत थोड़ी हाई है, करेक्ट? अब सपोज आप यहाँ पर चले गए और आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को लात मार दी, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? वो ऑब्जेक्ट दूर स्पेस में चलता जाएगा और उसके स्पेस में क्योंकि वैक्यूम है उस पे कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं होगा, तो जब तो तक वो ग्रेविटी बहुत लेस है इसलिए वो तब move तक वो आगे बराबर है, एक सेकंड एक सेकंड, मैं बोलूँ यहाँ पे ग्रेविटी 0 है तुम्हारी, ठीक है? हाँ सर। और तुमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को लात मार दी, तो क्या होगा? वो चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? हाँ सर हाँ, it वो will- तो चलता रहेगा क्योंकि उसको कुछ रोकने के लिए कुछ नहीं है। यस, वो चलता रहेगा। तो क्या उसको चलने के लिए कुछ फोर्स लग रहा है? नहीं स्पेस सर। में सोचो, स्पेस में सोचो, उसको चलाने के लिए कुछ फोर्स लग रहा है क्या तुम्हारा? नहीं, ये तो नहीं उसका सर। इनर्शिया है, नहीं सर। उसका इनर्शिया है। उसको चलाने के लिए कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, करेक्ट? आर यू कन्विंस्ड कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में चल रहा है तो उसको चलाने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स उस हाँ पर सर। 0 है हाँ कि नहीं है? सर हाँ। हाँ हाँ। सर, अब कार पर आते, चलो आ जाइए कार पर। अभी अब कार जब चल रही थी तो उसमें आपने एक्सीलरेटर पहले आप दबाते हो कार का, ठीक है? तो जब आप एक्सीलरेटर दबाते हो तो इंजन जोर से कार को आगे की तरफ पुश करता है कि नहीं करता है? हाँ। करता है। तो इंजन ने पहले फोर्स लगा दिया कि नहीं लगा दिया? लगा दिया। लगा दिया। इंजन ने फोर्स लगा दिया। तो इंजन ने जब फोर्स लगा दिया, ठीक है, इंजन ने जब फोर्स लगा दिया तो क्या हुआ? कार को कुछ वेलोसिटी मिल गया कि नहीं मिल गया? मिली सर। यस, टेल मी। वेलोसिटी मिली सर। वेलोसिटी मिली। अब आपने अब व्हाट हैपेंड? अब हो सकता है कार को कुछ वेलोसिटी मिली कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर क्यों होगी? क्योंकि पहले इंजन उसमें फोर्स लगा रहा था, ठीक है? अब लेकिन क्या हुआ, करेक्ट? अब क्या हुआ, थोड़ी दूर चलने पर तुम्हारा इंजन का फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल हो गए, तब कार में भी नेट फोर्स 0 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ मुझे, कार पे नेट फोर्स अभी 0 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, हाँ सर। अगर मैं बोलो इंजन का फोर्स और फ्रिक्शन का फोर्स इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो गया कार पे। हाँ। कार की वेलोसिटी क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर थी। तो अब उस कार को रोकेगा कौन? फोर्स ने अपना काम तो कर दिया, फोर्स ने क्या कर दिया? फ्रिक्शनल। हाँ, बट लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स और इंजन का फोर्स दोनों इक्वल लग रहे हैं ना? हाँ। तो अभी नेट फोर्स 0 हो गया उसमें, दैट मींस अभी वो जो कार है वो इट विल कीप ऑन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ओनली, ठीक है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी भी नहीं समझा? नहीं सर, थोड़ा सर यस सर आप मतलब उसको कुछ पुश भी नहीं दे रहा और कोई उसे रोक रहा भी नहीं है, इसलिए वो नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 है, कोई पुश भी नहीं कर रहा है, कोई पुल भी नहीं कर रहा है। तो देखो फोर्स का इफेक्ट क्या, आप ये समझो। फोर्स क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, इसको अगर मैं फोर्स दे दूंगा तो ये मूव करने लगेगा, करेक्ट? यस। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको मैं पकड़ लूंगा तो रुक जाएगा, है कि नहीं है? हाँ। आप ब्रेक्स लगाते हो, ब्रेक्स में क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स उसको पीछे की तरफ फोर्स लगाता रहता है ना, पकड़ रहा है, ऐसा काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स पीछे से, करेक्ट है कि नहीं है?
हाँ सर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ फोर्स लगा, उसको पीछे की तरफ खींच रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए वो ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। तो ये दो चीज हो गई कि नहीं हो गई? ये बात ये समझ में आई आप लोग की नहीं समझ में आई ये बात? आई सर। अब अगर मुझे एक बात बताओ, कार में आपको इस समझ में क्या डिफिकल्टी है? अगर कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई तो 60 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने में तो फोर्स ही लगा होगा ना उसको। उस कार का मोमेंटम चेंज करने में देखो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तब कार की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर हो गई तो मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम किसने चेंज किया होगा? फोर्स ने। फोर्स नहीं किया होगा ना, इंजन लगा होगा, इंजन का फोर्स जो लगा होगा उसकी वजह से कार का मोमेंटम चेंज हुआ होगा। तो अब अगर कार का मोमेंटम, ध्यान से सुनना, कार का मोमेंटम अगर चेंज हो गया, ठीक है, कार का मोमेंटम अगर चेंज हो गया, ठीक है, तो उसके बाद अगर उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप क्या कंक्लूड करोगे? उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, नेट फोर्स उस पर जीरो है। होगा ऐसा कि नहीं होगा? होगा। तो अभी हाँ बच्चों सर। आपको एक सेकंड पहले मैं जो बोलूं उसका आंसर दो, फिर आपका डाउट लूंगा मैं, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ बच्चों, अभी आपको ये समझ में आया अगर कोई कार मूव कर रही है रोड पे भी, उस पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई है सर। इसको ये बात अभी भी समझ में नहीं आई कि अगर कोई गाड़ी रोड पे जा रही है स्ट्रेट लाइन पे और उस पर नेट फोर्स जीरो है तो स्टिल दैट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी। वो सेम वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा स्ट्रेट लाइन में अगर जा रही है तो। यस, किसको नहीं समझ में आया? वेदांग आपको नहीं समझ में आया? सर मतलब वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक ही बार फोर्स देता है क्या, बार बार फोर्स देता है पीछे एक से? बार समझ में नहीं आया मुझे। एक बार क्या बोल रहे हो? एक बार वो कंटिन्यूअस देता रहता है मगर गाड़ी का उतना प्रेशर है कि वो देखो, ओके आई विल एक्सप्लेन दैट। फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है, ऑब्वियसली गाड़ी चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लग ही रहा होगा उस पर ना भाई। कोई चीज चलती है तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स तो लगता ही है ना। हाँ सर। बिना फ्रिक्शन के दुनिया में काम नहीं चल सकता है हमारा, इतना समझ लो, ठीक है? तो फ्रिक्शनल फोर्स तो बच्चों लग ही रहा है उस कार के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग ही रहा है, लेकिन आपका इंजन भी तो फोर्स लगा रहा है। इंजन में तो कॉन्स्टेंटली इंजन चल रहा है, इंजन की वजह से आपके पहिए घूम रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये यहाँ पे भी तो फोर्स लग रहा है आगे की तरफ। तो जितना, अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं, जितना फ्रिक्शनल फोर्स था उतना ही आपका इंजन का भी फोर्स हो गया, तो नेट फोर्स जीरो हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ बच्चों, अपना टाइम खत्म हो रहा है। हाँ सर, पर हम जब कहते हैं कि नेट फोर्स जीरो है तो वो मूव नहीं होता है इसलिए। अरे नेट फोर्स जीरो का मतलब ये नहीं है कि वो मूव ही नहीं होगा। ऐसा न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोल रहे क्या कि नेट फोर्स? सर नेट फोर्स जीरो है हाँ बोलो। मतलब उस पे कुछ वो कोई उसको पुश भी नहीं कर रहा और कुछ पुल भी नहीं कर रहा है ना। यस एक बेस्ट एग्जांपल यानी कि अगर कौन सी भी कार स्लोप पे हो, नहीं तो फिर मतलब एक यूनिफॉर्म मतलब रोड पे चल रही हो, एकदम स्ट्रेट रोड है, और अगर मतलब बीच में से हमने उसे न्यूट्रल भी कर दिया तभी भी कार मतलब मूव करती ही रहती है ना। हाँ, कार इज मूविंग बिकॉज ऑफ इंजन। अब देखो, अब अगर आप लेट्स टेक नाउ एन एग्जांपल। अब अगर आप मान लो इस फोर्स को खत्म कर देते हो, इस फोर्स को आप आपकी कार को आप स्विच ऑफ कर देते हो, ठीक है, आप इंजन को बंद कर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सर वो बैलेंस फोर्स हो जाएगा क्योंकि आप देखो, आप केवल कौन सा फोर्स लग रहा है? आप केवल ये वाला फोर्स लग रहा है, आप केवल और केवल इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? अभी ये जो कार है धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाएगी। क्या डिफिकल्टी समझने में? अब क्या, अभी क्योंकि इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, अभी इस पर नेट फोर्स लग रहा है, तो इसलिए कार जो है वो स्टॉप हो जाएगी। आप साइकिल चला रहे हो, आप जब तक साइकिल में पैडल मारते जा रहे हो तब तक क्या हो रहा है? साइकिल मूव कर रही है। जा रही है। तो हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो पैडलिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दोनों इक्वल हो गए, करेक्ट? ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अगर मान लो ऐसा हो गया, जो जितना फोर्स साइकिल को आगे जाने में लग रहा है उतना ही फोर्स पीछे जाने में लग रहा है, तो वेलोसिटी साइकिल की कांस्टेंट रहने वाली है। लेकिन अभी आप पैडलिंग करने ही छोड़ दो तो क्या होगा? साइकिल थोड़ी देर बाद रुक जाती है अपने आप से कि नहीं रुक जाती है? हाँ सर, थोड़ी देर बाद रुक जाती है अपने आप।
क्यों रुक गई साइकिल थोड़ी देर बाद? क्योंकि अभी आप ये जो आगे वाला फोर्स लगा रहे थे, करेक्ट, साइकिल में जो आप अभी ये आगे वाला फोर्स लगा रहे थे, अभी ये नहीं लगा पा रहे हो, इसलिए साइकिल रुक गई। ये जो फोर्स है ना तुम्हारा, ये फोर्स जीरो हो गया अभी तुम्हारा, इसलिए साइकिल रुक गई। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? आइए सर। हाँ सर। एक डाउट है फिर भी। हाँ बोलो, क्या डाउट है? जल्दी बोलो, आज आपका डाउट ही क्लास हो जाएगा लगता है। हाँ, तो यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स एक्शन नहीं लेता है क्या? ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, चलो ग्रेविटी के फोर्स के ऊपर बात करते क्योंकि हैं। अगर एग्जांपल ले ले, हम एक चढ़ाव पे जा रहे हैं चढ़ाव और की अलग बात होती है, चढ़ाव की अलग बात है। यू आर टॉकिंग ऑफ द स्लाइड ना, इसका एक हाँ। अलग केस स्टडी है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए प्लेन सरफेस पर हम देख रहे हैं, करेक्ट, ग्रेविटी खींच रही है इसको नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। यस, ठीक है। चलो, और किसी का कुछ डाउट है? अभी रह गया कुछ डाउट तो जल्दी से पूछ लो। चलो, तो अभी Sir- बच्चों आपको समझ में, एक सेकंड बिफोर आई टेक एनीवन एल्सेस डाउट, पहले तो बताओ बच्चों, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि कार चल सकती है रोड पे विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, उस पर कोई भी फोर्स नहीं, उस पर नेट फोर्स जीरो है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई सर। ओके, एक डाउट है हाँ तो हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर। मतलब हमने नेट फोर्स जीरो लिया क्योंकि उसे मतलब वो कार को कोई पुश और पुल नहीं है, इसके लिए हमने वैसा लिया, राइट? कार को पुश और पुल नहीं है, ओके सो हाँ सर, मतलब हम वैसा कह सकते हैं ना कि फोर्स हाँ, तो नेट फोर्स से देखो, पॉइंट इज अगर नेट फोर्स जीरो है मतलब उसको कोई भी पुश और पुल नहीं है, ठीक है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसको कोई भी पुश और पुल नहीं है, दैट इज फॉर और होगा भी अगर तो मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। यस, तो उसको कोई पुश और नेट पुश और पुल नहीं होगा। हो सकता है उसको एक फोर्स पुश कर रहा है, एक फोर्स पुल कर रहा है, लेकिन जितना फोर्स पुश कर रहा है उतना ही फोर्स पुल भी कर रहा है। इट्स लाइक दैट। समझ में आई बात? यस सर। और किसी का कुछ डाउट है? सर मेरा एक डाउट था सर, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, दूसरे टॉपिक से है। हाँ क्या? सर अगर हम एक टाइटली बाउंड सॉलिड ले ले, मतलब मतलब हम कौन सा भी सॉलिड चीज ले ले, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक ही जगह कांस्टेंट खड़े रहते हैं और कांस्टेंट खड़े रह के ही वो मूव होते हैं। तो सर उस केस में फोर्स अप्लाइड हो रहा है कि नहीं? एक सेकंड, क्योंकि आई डिड नॉट। आप क्या बोल रहे हो? आपने एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बॉल ले ली। अब क्या करूँ इस बॉल का मैं? यस बताओ, अभी एक बॉल ले ली मैंने, अब क्या करूँ इस बॉल का, जल्दी बताओ। सर मतलब इसका मतलब मेरा डाउट ये था कि मॉलिक्यूल्स जो मतलब इसमें बॉल के अंदर मॉलिक्यूल्स, के जो मॉलिक्यूल्स है ना सर, तो हमने मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स है ना वो एक कांस्टेंट खड़े नहीं रहते, रैंडम मोशन में मूव होते ही रहते। तो सर इसमें वो रैंडम मोशन में मूव हो रहे हैं बट वो एक ही जगह पे, तो सर इसमें फोर्स अप्लाइड कैसे हो? क्योंकि वो चेंज होगा ना डायरेक्शन, फोर्स तो ठीक अप्लाई। है, मैं समझा Minus आप क्या उसका बोलना चाह रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो, मैं समझ गया। आप भी ऐसा शायद बोलना चाह रहे हो, अगर मान लो मैंने लेट मी मेक इट सिंपल लाइक दिस, कि मैंने एक गैस का कंटेनर ले लिया, ठीक है, यही बोल रहे हो? जब गैस के कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर घूम रहे हैं ना, ये आप बोल रहे हो ना? यस, क्या नाम है, बट चारू? सर वो गैस के कंटेनर के मॉलिक्यूल्स तो मूव होते हैं ना, हाँ सॉलिड के कंटेनर के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं होते, उसी पे डाउट था मेरा कि हाँ, या वो सॉलिड एक के जगह खड़े। सॉलिड के पार्टिकल्स ले लो, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसा हाँ करेक्ट? सर। ये correct। तो यहाँ पर भी मोशन हो रहा है। आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा है? हाँ सर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा है आपने? क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यस, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखता हूँ और इस मॉलिक्यूल को देखता हूँ, तो दीज मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखता हूँ, इस मॉलिक्यूल को देखता हूँ, सो दीज मॉलिक्यूल्स आर आल्सो अट्रैक्टिंग ईच अदर। हाँ सर, बट वो तो गैसेस के है ना, गैसेस के तो मॉलिक्यूल्स तो यहाँ वैसे पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, सॉलिड में भी हो रहा है। दिस इज आल्सो टेकिंग प्लेस इन सॉलिड्स आल्सो, दिस इज टेकिंग प्लेस इन सॉलिड्स आल्सो। सर आपने बोला था कि वो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है वो क्वेश्चन, तो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। चलो ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं न्यूटन का थर्ड लॉ स्टार्ट करता हूँ एंड देन आई विल कम बैक टू योर इंटरव्यू क्वेश्चन। चलो, थर्ड सर लॉ आपने न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब पढ़ा है थोड़ा?
पढ़ा है ना? हाँ तो सर। थर्ड हाँ, न्यूटन क्या बोलता है? टू every action has an equal and opposite reaction. every action has equal and opposite reaction. ठीक है? और एक्शन रिएक्शन should act on two different bodies. Action and reaction should act on two different bodies. ठीक है? चलो, तो अब इस पे बहुत ही एक वंडरफुल केस स्टडी बनता है। अब कुछ बच्चों ने पूछा भी था मुझसे स्टार्टिंग में। अब सपोज यहाँ पे एक बच्चा है, तो हम ये एक केस स्टडी कर रहे थे कि सपोज एक लड़का है, ठीक है, ये एक ब्लॉक को पुश करता है, ठीक है, ये एक लड़का एक ब्लॉक को पुश कर रहा है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बताना, अभी देखते कौन बच्चा बता पाता है इसका आंसर। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू जो चारुल ने भी क्वेश्चन किया था उससे भी रिलेटेड, इसको हम बाद में देखेंगे कैसे। तो ये लड़का एक ब्लॉक को पुश कर रहा है, तो अब जब मैं इसके फोर्सेस बनाऊंगा इस ब्लॉक पे, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इस लड़के पे फोर्स ऐसे लग रहा है ना, ठीक है, इस ब्लॉक पे फोर्स ऐसे लग रहा है, लड़के पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये ब्लॉक मूव कैसे कर रहा है? क्योंकि टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर इसने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा तो ब्लॉक ने भी इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। तो हाउ इज दिस पॉसिबल दैट दिस मैन या दिस बॉय इज काइंड ऑफ एट रेस्ट, मतलब ये इस ब्लॉक को कैसे पुश कर पा रहा है? बताओ, कौन बताएगा? सर वो जगह स्लैंडिंग हो सकती है क्या? स्लैंडिंग नहीं, प्लेन जगह प्लेन है। आप समझो किसी चीज को पुश कर रहा होगा, ठीक, चलो मैं अपना भी थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन करता हूँ। सर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। या आपने ये क्वेश्चन पूछा था, सो दिस वेरी फेमस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मेनी टाइम्स थ्रू इन इंटरव्यूज, स्पेशली तब पूछते हैं जब आप फिजिक्स पूरी भूल जाते हो, तब आपसे क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, समझे? ये एक बुक है मेरे पास, इस बुक को जब मैं पुश करता हूँ तो बुक मूव कर रही है ना, बट हाउ इज दिस बुक मूविंग? इसमें जितना फोर्स मैं इस बुक पे लगा रहा हूँ, उतना ही फोर्स बुक भी तो मेरे ऊपर लगा रही है ना, तो हाउ कम दिस बुक क्योंकि पहले हम फोर्स लगाते हैं फिर वो हम पे आता है फोर्स। अच्छा, पहले आप लगाते हो फिर आप पर वो फोर्स लगता है, बट ऐसा नहीं होता है, फोर्स होता है वो इंस्टेंटेनियसली लगता है, ठीक है सर बट 10 न्यूटन सर, जो हमारी तरफ ब्लॉक फोर्स लग रहा है तो मतलब वहां पे भी तो फोर्स लग रहा है ना, ब्लॉक हम भी ब्लॉक को फोर्स लगा रहे हैं आप सर, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हम पे भी आ रहा है और ब्लॉक पे भी आ रहा है ना। आप फ्रिक्शनल फोर्स आप पे कैसे आ रहा है? अगर मान लो सर फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि लग रहा 10 होगा, न्यूटन का फोर्स हम पे आ रहा है, वो 10 न्यूटन का चलो फोर्स ठीक है, ब्लॉक को मैं नहीं अड़ा रहा। सर अब बताना आंसर क्या? चलो मैं बता दूं आंसर। हाँ हो बता। सकता जो चलो। ब्लॉक होगा मतलब क्या हाँ, इसमें कुछ वेट का है, मतलब कि वेट के ऊपर कुछ डिफर करता है कुछ ऐसे? वेट पे कुछ नहीं डिपेंडेंट, देखो बहुत ही सिंपल जैसे एक्सप्लेनेशन है बच्चा, तो हम प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बट सोल्यूशन बहुत ही सिंपल रहता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन रहता है। जैसे आपको एक बार एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक स्मोकर, मालूम है आपको, स्मोक करते हैं जो, सुनो ध्यान से सुनो कहानी। हाँ सर। स्मोक जो करते हैं उनको पूछा गया कि जो जिनको ये लग जाता है ना, नशा लग जाता है, आदत बन जाती है, वो बिकम्स क्या बोलते हैं उसको, आदत सी बन जाती है ना उनको नशा करने की, तो उनको पूछा गया हाउ शुड आई लीव स्मोकिंग, यू नो, बिकॉज आई एम एडिक्ट हो जाते हैं जो लोग, स्मोक एडिक्ट जो हो जाते हैं, तो उनको बोला गया सिंपली हैव टू डू लाइक दिस। और जिनको बोला गया, जिनको दारू पीने का ज्यादा आदत है, लिकर और सब जो ज्यादा पीते उनको सिंपली डू लाइक दिस, करेक्ट। तो अब क्या था कि जब वो सिगरेट पी रहा था तब उससे बोला डू लाइक दिस, तो वो ऐसे कर देगा तो क्या होगा, सिगरेट छूट जाएगी, करेक्ट। तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, या कोई अगर ऐसे कप से पी रहा होगा, यू नो, सम लिकर और समथिंग, उसको बोले डू लाइक दिस, do it like this.
सो ये प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उसका सोल्यूशन इतना ही सिंपल है। आपको ऐसा लग रहा हो अरे कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट आखिर मूव कैसे कर रहा है? तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है बच्चों। आंसर इज these two forces are acting on two different bodies. Try to understand this. Forces are acting on, मैं लिख देता हूँ यहाँ। Two different bodies. Two different bodies. Yes, forces are acting on two different bodies. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पर अगर मैं इस ब्लॉक को ले रहा हूँ, तो अगर मैं इस ब्लॉक पर देखूंगा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, करेक्ट? हो सकता है इस मैन का 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो और यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो ना, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 2 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो, ठीक है? यहाँ पर बताओ नेट फोर्स कितना हो गया इस ब्लॉक के लिए? नेट फोर्स कितना? 0 हो गया। 8 न्यूटन, सॉरी 8 न्यूटन। 8 न्यूटन, ठीक है। और जब मैं इस मैन को देखूंगा, रुक जाओ, हो सकता है इस मैन के ऊपर 10 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा हो और हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स इस पे भी लग रहा हो, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये ऐसा हो जाएगा, हो सकता है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन 8 न्यूटन का, ठीक है? तो इस पे नेट फोर्स बताओ कितना हो गया? सर 2 न्यूटन। समझ में आई बात? तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, जब भी हम कोई फोर्स का एनालिसिस करते हैं तो हमें देखना है उस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है? समझ में आई बात अभी कि नहीं आई? अब देखो चारुल ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि कोई गैस का कंटेनर है या कोई सॉलिड का मास ले लो आप, उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तब देखो ये मॉलिक्यूल्स भी तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? ये मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगा रहा होगा, आपने पढ़ा हो ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो है, बट देयर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स ही तो है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नथिंग बट फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, ही तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है कि नहीं है? जल्दी बताओ बच्चों, है ना? ओके, श्रीरंग आपको समझ में आ रहा है? न्यू गाय ओवर हियर। जी सर, समझ में आ रहा है। मतलब समझ आ रहा है? यस सर। एक दूसरे पे जिस तरह फोर्स लगा रहे हैं उसी Yes. तरह हम यहाँ पे लागू। यस सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या वो ऊपर का 8 न्यूटन 10 न्यूटन 2 न्यूटन का? ये सिंपल है ना। अभी देखो, अभी अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट इस पर 10 न्यूटन का लगा रहा है और ये ब्लॉक इस पर 10 न्यूटन का लगा रहा है, बट दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है ना, समझो ऐसा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ, तो व्हाट इज हैपनिंग? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ तो व्हाट इज हैपनिंग? इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मेरी फिंगर पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर। सर मतलब आपने उधर लिखा कि 10 न्यूटन्स का जो ब्लॉक है वो जो डाल रहा है 10 न्यूटन्स, वो किस पे डाल रहा है फिर वो फोर्स? डिफरेंट बॉडी मतलब किस पे डाल रहा ये है? मैन एक अलग बॉडी है ना, ये नहीं फ्रिक्शनल नहीं, मतलब मैन उस ब्लॉक पे 10 न्यूटन से लगा रहा है, तो रिवर्स में भी वो 10 न्यूटन किस पे लगा रहा है फिर? रिवर्स पे देखो, ये मैन इस ब्लॉक को पुश कर रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, ये ब्लॉक भी इस मैन को पुश कर रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से। पॉइंट इज दिस। सर तो फिर वो मूव कैसे हुआ? क्योंकि इस पर लग रहा है ना 10 न्यूटन का फोर्स। ये 10 मैं न्यूटन, नीचे का बोल रहा हूँ सर, नीचे का। सर फिर तो मैन पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हाँ हाँ बट सर। अरे तो बट ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर लग रहा Why you are concerned with the man? आप सोचो ब्लॉक पे तो लग रहा है ना 10 न्यूटन का फोर्स, हाँ सर। तो हाँ ब्लॉक सर। मूव करेगा कि नहीं करेगा? समझा ब्लॉक सर। मूव सर। करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। Why you are thinking Sir. about the man? ओके बोलो बोलो जल्दी बोलो। पर सर फिर मैन भी नहीं मूव हो रहा है, मैन उधर ही है खड़ा। मैन मूव हो सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना आप किसी चीज को पुश करते हो तो आप उसके साथ मूव नहीं होते। आप मूव हो सकते हो, आप नहीं भी मूव हो सकते, डिपेंड्स ऑन नहीं यू। नहीं, मतलब वो ब्लॉक उसे रिवर्स डायरेक्शन में पुश कर रहा है ना, तो Yes. पर वो आगे के डायरेक्शन में जा रहा है फिर भी। हाँ क्योंकि सर फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स उसमें 8 न्यूटन का लग रहा है, हो सकता है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन का लग रहा है,
ये तो इट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स, उस मैन पे नेट फोर्स कितना लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? समझा। हाँ देखो सर नेट फोर्स उस मैन पे कितना लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है ये इस मैन पे नेट फोर्स 10 न्यूटन हो जाए। कभी कभी आप देखते हो ना, आप किसी चीज को पुश करते हो, ऑब्जेक्ट तो मूव करता है पर आप उसी जगह पे खड़े रहते हो। ऑब्जर्व किया है कभी आपने? आप जैसे मान लो कोई सोफा, हाँ सर, मतलब उस केस में फिर 10 न्यूटन्स, फ्रिक्शनल भी 10 न्यूटन्स होगा और ये भी 10 न्यूटन्स होगा, इसलिए यस वो यस, अभी आप समझ गए, अभी आप समझ गए। तो बट यहाँ पर सर आपको इसको मूव करते हुए ये हो सकता है। ओके, क्या बोलो, कोई तो कुछ बोल रहा था। यस सर बट 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और फिर वो दोनों तो बैलेंस फोर्स हो 10 न्यूटन का, वही तो मैंने आपको बताया, 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और क्या हो रहा है? 10 न्यूटन का ब्लॉक पे भी फोर्स लग रहा है, तो सर वो दोनों तो नेट जीरो हो गया फोर्स, मतलब वो बैलेंस हो गया। ब्लॉक पे देखो, ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ब्लॉक पे सिर्फ 10 न्यूटन्स और 2 न्यूटन्स का ब्लॉक लग पे रहा है। नेट फोर्स जीरो कहाँ से हो गया चारुल, बताओ मुझे अभी 8 होगा और मैन पे 10 और 10, मतलब वो एक तो हिलेगा नहीं, या फिर उस पे अगर ज्यादा लगा फ्रिक्शन तो आगे जाएगा उसके यस साथ। यस यस। तो चारुल मुझे बताओ जल्दी से, हाउ इज दिस पॉसिबल कि ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? पहले तो बताओ ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है चारुल? सर ब्लॉक पे नेट फोर्स तो जीरो लग रहा है। जीरो कहाँ लग रहा है? कैसे सर जीरो लग रहा है बताओ? सर आपने बोला ना ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। अरे मैंने ऐसा कब बोला? मैंने बोला अगर मैन मूव नहीं हो रहा है, मैंने हाँ सर, मतलब आपने मतलब ये केस में नहीं, ऊपर के केस की बात कर रहा था मैं। हाँ इस केस में बताओ, इस केस में बताओ, जब आप सर इसमें 8 न्यूटन। 8 न्यूटन, तो ब्लॉक मूव होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अभी समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन से लेस है। यस, 10 न्यूटन से लेस का, 10 न्यूटन से के इक्वल है ना। मैन के केस में बात कर रहे हो ना? हाँ। अच्छा सर, मतलब 10 न्यूटन से वहां से भी फोर्स आ रहा है, यहाँ से भी फोर्स, और 10 अलग से न्यूटन का मैन फोर्स भी। मैन पे लग रहा है, समझो। जो फोर्सेस हम बनाते हैं ना, किस पे लग रहा है? मैन पे लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो आपका ये जो केस था, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ये इसको एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो ये फोर्स हो गया, समझ में आई बात की नहीं? एक तो ये फोर्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये पार्टिकल, ठीक है, जब ये पार्टिकल तुम्हारा इस कंटेनर को टकराता है, पार्टिकल जब कंटेनर को टकराता है तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस देन? सर वो पार्टिकल, वापस आ गया। हाँ, जब पार्टिकल इस कंटेनर को टकराता है तो क्या होता है? ये कंटेनर पे फोर्स ऐसे लगता है और पार्टिकल पे फोर्स ऐसे लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको, कंटेनर तो बहुत हैवी है, कंटेनर थोड़ी ना मूव हो पाएगा उस उतने फोर्स की वजह से, लेकिन पार्टिकल लाइट है तो पार्टिकल मूव हो जाता है। अभी समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? हाँ सर थोड़ा, हाँ सर हाँ समझ। सिंपल सा एनालॉजी है बच्चों यहाँ पर। देखो अभी सपोज एक पार्टिकल जो है कंटेनर से टकराया, ठीक है, आपने एक कंटेनर में या बलून में हवा ले ली, बलून में आपने एक गुब्बारा फुलाया, ठीक है, तब ये गैस के मॉलिक्यूल्स है कुछ, ठीक। अब मॉलिक्यूल सोचो कितना लाइट होता है, मॉलिक्यूल इज सो टाइनी। अगर आप मॉलिक्यूल की बात करोगे, इट इज लाइक अ मैन पुशिंग अ माउंटेन। सिर्फ एक टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल और एक बड़ा सा बलून। तो जब ये मॉलिक्यूल इस पे ऐसे टकराता है तो बलून पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा लगता है? ऐसा लगता है। और बलून इस मॉलिक्यूल पे फोर्स कैसे लगाता है? ऐसे लगाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही बात? छोटा सा। तो बिकॉज ऑफ दैट बलून का वेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल, तो इसलिए मॉलिक्यूल मूव हो जाता है, बलून वहीं पे रह जाता है। इसको हम और थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे, which is known as free body diagrams. Let's try to study free body diagram. सर ये आपने बताया था आई थिंक सो, फ्री बॉडी डायग्राम्स। बताया था, चलो एक बार फिर से देख लेते हाँ हैं। सर, वो टेंशन एंड ऑल। हाँ, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताया था। मैंने आपको क्या बताया था? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल कब लगता है? नॉर्मल फोर्स when two objects are in contact with each other. सर Objects
are in contact with each other. ठीक है, और दूसरा कब लगता है नॉर्मल, और दूसरा क्या प्रॉपर्टी थी नॉर्मल की, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सर आज का टॉपिक क्या हमारा सीखने का? यही फोर्स ही सीख रहे हैं अभी, ये फ्री बॉडी डायग्राम आज सिखाने वाला हूँ आपको। फिर टेंशन किस में लगता है, व्हेन स्ट्रिंग्स आर पुल्ड, व्हेन स्ट्रिंग्स को आप खींचते हो ना एक दूसरे, एक दो मतलब ऐसे, सपोज ये स्ट्रिंग है, इसको अगर मैं ऐसे खींचूंगा, इस स्ट्रिंग को अगर मैं खींचूंगा, देखो ठीक है, तो इस पे एक टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है, इस स्ट्रिंग पे। तो When two points are stretched, when a wire is stretched. yes, कुछ तो वैसे. when a string is stretched, सर तो फिर जब मतलब जो वाटर वेव्स आती है तो फिर सर उसमें भी फोर्स लगता होगा ना? हाँ उसपे अगर कुछ मोशन हो रहा है तो उसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है। ओके सर। सर एग्जाम्स के वक्त, हाँ बोलो बोलो, एग्जाम्स के वक्त सर और एक फोर्स है ना, सॉरी सर ग्रेविटेशनल। सर ग्रेविटेशनल, श्रीराम को कंप्लीट करने दो, वो कुछ बोल रहा है। हम आप लोग बीच में रुक जाते बोलते बोलते, तो ग्रेविटेशनल होता है और एक फ्रिक्शनल होता है। हाँ बोलो बोलो श्रीरंग बोलो। तो मैं ये बोल रहा था कि आपने वो एक मॉलिक्यूल और कंटेनर का एग्जांपल दिया था, तो मॉलिक्यूल भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा है, मगर वो जो कंटेनर है वो ज्यादा भारी है, तो उससे मॉलिक्यूल ही ये हो जाएगा ना, बाउंस। यस, मॉलिक्यूल बाउंस हो जाता है, कंटेनर नहीं बाउंस हो पाता है, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं इसके कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स बना के देखते हैं। अब सपोज आपके घर में एक टेबल है, उसके ऊपर आपने एक बहुत भारी सा ब्लॉक रख दिया, एक टेबल है ये, और उसके ऊपर तुमने एक ब्लॉक रख दिया, तो बताओ इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो अभी हमें किस पे देखना है, हमें केवल और केवल इस ब्लॉक को देखना है। सर ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हाँ सर, ब्लॉक पे ग्रेविटी नीचे से और ऊपर से। यस, किसे किसे? एग्जाम चारुल के माइंड को प्रेशर आ रहा है एग्जाम की वजह से, तो इतना प्रेशर मत लो चारुल, सब अच्छा हो जाएगा आपका एग्जाम। चलो तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे बच्चों, एक तो mg का फोर्स लग रहा है, यस सर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ पुल करता है, और मतलब जो सरफेस है ना वो भी ऊपर फोर्स देता है। क्योंकि देखो आप सोच के देखो, अगर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक के नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए था ना। हाँ सर, आपने लास्ट टाइम बोट का एक एग्जांपल दिया था। यस यस, तो अगर और आप ऐसे सोच के देखो, अगर केवल इस ऑब्जेक्ट पे, इस ब्लॉक पे केवल mg का फोर्स लग रहा होता तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर जाता था ना। सर पर उसे ब्लॉक रोक रहा है नीचे की तरफ। इसको कौन रोक रहा है, इसको टेबल बोले, टेबल इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है। ब्लॉक आपने ऐसे रखा तो टेबल इज पुशिंग इट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है सर। मतलब ग्रेविटी अगर नीचे फोर्स दे रही है तो सरफेस पे ऊपर से फोर्स दे रहा है। यस, तो पॉइंट इज नीचे से। तो सुनो पूरी बात सुनो, सरफेस ऊपर पुश कर रहा है, सुनो पूरी बात सुनो। यस ऑब्वियसली, तो अगर ये ब्लॉक को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, तो सरफेस भी तो ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है ना, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है ना, है कि नहीं है सर? तो सरफेस और सर देखो, सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग जाएगा इसमें, ठीक है, समझ में आई बात। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर लगता है। हाँ बोलो बोलो जल्दी से बोलो। सर एक जनरल क्वेश्चन था, एयरफोर्स हमें इस साल है, कौन सा? एयरफोर्स। हाँ सर, हाँ है ना, प्रेशर एंड ऑल उसमें हम देखेंगे, प्रेशर में हम देखेंगे सब चीजें। चलो तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो अगर मैंने बोला वेट इसका, हाँ बोलो जल्दी बोलो बच्चों। नहीं कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ो फिर। तो अगर इसमें 10 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा होगा तो ये कितने का फोर्स होगा, ये दिस विल बी 10 न्यूटन, अनदर 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं mg is equal to m,
हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर एरोप्लेन भी नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं क्या? नहीं, एरोप्लेन में दूसरा फोर्स लगता है, वो बॉयंसी का फोर्स होता है, या उसमें आप ऐसा बोलो एयर उसमें ऐसा प्रेशर लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सॉलिड्स के बीच में लगता है। फ्लूइड्स में एक और फोर्स लगता है, बॉयंट फोर्स, हम आगे जाके देखेंगे इसी चैप्टर में आपको बॉयंट फोर्स, तो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे, ठीक है। सर क्या आप वो ऊपर ले सकते हो? सर बॉयंट फोर्स मतलब वो ना बताऊंगा क्या होता है water बॉयंट के फोर्स, ऊपर क्या से- होता है बताऊंगा, आगे बताऊंगा, प्रेशर के बाद डिस्कस करेंगे बॉयंट फोर्स, ठीक है। सर मतलब हमारा जो ट्यूसडे में फिजिक्स का पेपर था ना, उसमें हाँ, बॉयंट फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा था, वो आर्किमेड्स के प्रिंसिपल से सिखाया था। आर्किमिडीज, यस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ तो जब भी आप किसी चीज को पानी में डुबोते हो तो बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, दैट इज हाँ नॉट सर। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा दो सॉलिड चीजों के बीच में लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ओके सर। यस ठीक है चलो। सर आप ऊपर ले रहे थे ना? चलो सर। ठीक है, बाद में मैं आपको आपके साथ नोट शेयर कर दूंगा। चलो दूसरा केस देखते हैं। चलो अभी देखो, अभी एक ये क्या है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हो आप, क्या है सर ये? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है, अभी ठीक आ रहा है? हाँ अभी ठीक सर। आ रहा है, ओके हाँ सर। यस सर अभी ठीक है। ओके। इधर देखो, इधर देखो, एक्चुअली बहुत सारे डिस्टरबेंस आ रहे हैं, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा, तो सब बच्चे म्यूट रहो। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे कुछ डाउट है तो जब मैं एक बार बता लूं तो पूछ लो डाउट, ठीक है। बीच बीच में बोलोगे तो फिर मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा जो कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। चलो तो ये क्या है बच्चे, एक पुली है, इसको क्या बोलते हो, पुली बोलते हो। एटवुड मशीन भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ बुक्स में इसको एटवुड मशीन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पुली है। तो पुली में यहाँ पर अगर मान लो 10 न्यूटन का एक ब्लॉक का जो वेट होता है, वेट हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें करते हैं, और आपने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के रखा है, इस स्ट्रिंग को आपने ऐसे पकड़ के रखा है ऐसे, ठीक है। तो बताओ आप इसमें कि यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहे होगे आप यहाँ पे? उससे ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादा लगा रहे होगे, सर इक्वल लगेगा ना? इक्वल लगे। तो सी क्वेश्चन इज टू होल्ड दिस ब्लॉक एट रेस्ट, आपको यहाँ पे कितना फोर्स लगाना रहेगा? सर वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा ना? तो ये ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 न्यूटन। हाँ सर, तो फिर सर, 10 न्यूटन पर तो फिर 10 न्यूटन ही लगेगा। यस सर वेट 10 10 न्यूटन न्यूटन ही लगेगा मतलब। यस। तो यहाँ पे जो जो आपका फोर्स होगा कितना होगा, सो दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कितना होना चाहिए एफ का वैल्यू? 10 न्यूटन। सर 10 न्यूटन सर, क्योंकि पुली तो बस मतलब बीच में, मतलब हमने बस वापस से स्ट्रिंग ऐसे घुमाई है, उसकी वजह से वेट में कुछ चेंज नहीं होगा, ना ही फोर्स में तो होगा। देखो यहाँ पर हम कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो जब हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं ना, तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम ऐसे बना रहे हैं, देखो। तो ये 10 न्यूटन वेट हो गया, और इसको होल्ड करने के लिए कौन सा फोर्स होल्ड कर रहे हैं इसको, टेंशन फोर्स। टेंशन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अभी आ रही है आवाज ठीक से? हाँ सर यस सर। सही आ रही थी। एक सेकंड रुको जरा। सर ओके। तो बच्चों भी यहाँ पे ध्यान से समझो, आप इस बात को ध्यान से समझो कि ये जो है ना, ये जो ब्लॉक है मेरा यहाँ पर, इस ब्लॉक पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इस स्ट्रिंग पे कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग पे टेंशन जो लग रहा है, दैट विल बी आल्सो हाउ मच, दैट विल आल्सो बी 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन ओनली। यस। और यहाँ पे आप कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, आप 10 न्यूटन का लगा रहे हो, दैट मींस इस टोटल स्ट्रिंग में कितने न्यूटन का फोर्स लगा होगा, टेंशन कितने लगा होगा, टेंशन 10 न्यूटन का ही लगा होगा। स्ट्रिंग में टेंशन कितने न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन का ही लग रहा है। सर आपने टोटल बोला, इसके लिए 20। नहीं, टोटल टेंशन 10 न्यूटन का ही लग रहा है स्ट्रिंग। लेकिन जब आप सपोज इस पार्ट में देखते हैं, चलो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, आपने एक यहाँ पे पुली को एक स्ट्रिंग से ऊपर बांध दिया, ठीक है, यहाँ पे पुली है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। जब तुम इस स्ट्रिंग में देखते हो, मतलब ऐसे समझो, ऐसा, तो ये तुम्हारा और ये तुम्हारा, this is also 10 Newton, this is also 10 Newton, ठीक है, this is also 10 Newton, this is also 10 Newton।
तो जब तुम इस वाले स्ट्रिंग में बताओ कितना होगा अगर मैं बोलूं सर वहाँ पे 20 होगा ना? यस टेंशन एट स्ट्रिंग 20 इज 20 न्यूटन। समझ में आई बात? होगा सर फिर वो टेंशन होगा ना 20 न्यूटन। यस टेंशन इज 20 न्यूटन। ठीक है, समझ में आई बात सब बच्चों को? सर अगर उसमें से 11 न्यूटन कौन से भी एक साइड में हो गया तो वो थ्रेड ब्रेक हो सकता है? 11 न्यूटन नहीं होगा कभी भी। एक थ्रेड में एक ही टेंशन रहता है। अगर सपोज मैं ये थ्रेड लेता हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग दिस थ्रेड, सबको दिख रहा है ये वायर, पीस ऑफ वायर, तो इसको मैं अगर ऐसे रोल कर देता हूँ, ऐसे अगर मान लो मैं इसको ऐसे रोल कर दिया और मैं इस पॉइंट से ऐसे खींच रहा हूँ, तो इस वायर में थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर। थ्रू आउट इस वायर में टेंशन जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, समझी बात कि नहीं? सर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े बच्चों? फिर हम लोग सर आगे बढ़ सर। तो अभी मैं आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा करने की। तो ये सबको समझ में आया? तो आपको बस दो ही फोर्सेस यहाँ पे मेनली अभी देखने हैं। कौन कौन से फोर्सेस? एक तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स और एक टेंशन का फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, सर ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शन का ग्रेविटेशन, mg इज व्हाट ग्रेविटेशन। mg तो हमेशा लगेगा ही लगेगा ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, हाँ सर, और फ्रिक्शन भी मतलब और फ्रिक्शन भी लगेगा। तो बच्चा मुझे बताओ क्या mg और n यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं? तो अगर मैं आपको अभी ऐसा बोलूं कि एक चलो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये mg लग रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इज mg एंड n एक्शन रिएक्शन पेयर्स? यस सर। कितने बच्चे बोले हैं? रेज योर हैंड जल्दी से। हाँ सर, और वो इक्वल होंगे, मतलब वो मूव नहीं होगा। मूव नहीं होगा। ओके, और किसको किसको लग रहा है? आनंद आपको क्या लग रहा है? आनंद शाह, अच्छा बस तीन ही बच्चों को लग रहा है ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे, बाकी बच्चों को नहीं लग रहा है? बाकी बच्चों को नहीं लग रहा है कि दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर? अच्छा लगने लगा कुछ बच्चों को। सर लग रहा है। हाँ सर लग रहा है। लग रहा है सब बच्चों को? 8 बच्चों को लग रहा है। वेरी गुड। ओके ओके, आई थिंक बाकी बच्चे तो सुन नहीं रहे या तो सर हमें रेज हैंड मतलब हैंड रेज करना है क्या? हाँ, you have to raise your hand if you feel कि mg and n are action reaction pair। आनंद आप बताओ, आप कुछ हैंड नहीं रेज कर रहे हो? आनंद बताइए जल्दी से, आर दे एक्शन रिएक्शन पेयर्स? आनंद आवाज नहीं आ रही मुझे आनंद आपकी। ओके तो कल 3 बच्चों को छोड़ के आनंद आप कुछ बोले बट आई एम नॉट एबल टू हियर यू। यस आनंद बोलिए जल्दी से। ओके आदि आप बताओ, आपको क्यों लग रहा है? सर हाँ, एक्शन और रिएक्शन है। ओके आनंद जल्द से। आदि आप बताओ। एक्शन और रिएक्शन है। आदि भी बोल रहे हो। स्प्रुआ को तो शायद स्प्रुआ ने मुझे म्यूट कर दिया। स्प्रुआ आपको सुनाई दे रहा है? स्प्रुआ शायद म्यूट कर दिया मुझे। ठीक है, तो बच्चों ओके, आई एम एबल टू हियर यू आनंद। यस चलो, तो बच्चों आप लोगों ने लगता है ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था? व्हाट डिड आई टेल यू इन द स्टार्ट? देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, अब पढ़ो पढ़ो। कोई तो टू एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction. and what about this line? Action and reaction should act on different bodies. क्योंकि mg और n टू डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। नहीं सर, एक ही बॉडी पे लग रहा है। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकते हैं? नहीं सर। No, sir. मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं, और पूरी क्लास बोली एक्शन रिएक्शन पेयर है। वो लग रहा है ना आप लोग को एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है।
इधर नहीं है फिर क्या क्यों? तो क्या यहाँ पे है ही नहीं एक्शन रिएक्शन पेयर्स? नहीं मतलब है, पैर है पर वो ब्लॉक पे नहीं है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो देखो कैसे रहेगा एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अभी सपोज मैंने बोला mg इज एक्शन पेयर, तो इसका रिएक्शन पेयर कहां पर होगा mg का? वेयर विल बी द रिएक्शन पेयर ऑफ दिस mg? बॉटम टू ब्लॉक पे। mg को कौन खींच रहा है? ग्रेविटी ग्रेविटी खींच रही है ना mg को। ओके हाँ। तो ब्लॉक अर्थ को भी खींच रहा होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अब अगर ब्लॉक को अर्थ खींच रही है तो अर्थ भी ब्लॉक को खींच रहा होगा बच्चों, ठीक है? सर तो इधर दो मतलब है, एक मतलब ब्लॉक ग्रेविटी को खींच रहा है ग्रेविटी और को नहीं खींच दूसरा रहा है, मतलब ब्लॉक अर्थ को खींच रहा है और अर्थ ब्लॉक को खींच रही है, लाइक दैट। हाँ वही मतलब सॉरी, अर्थ को खींच रहा है। Yes, yes. और दूसरा है कि ऊपर जो फोर्स मतलब टेंशन है वो उसको खींच रहा है दूसरा। यस करेक्ट। दूसरा केस क्या बनता है? नॉर्मल का देखते हैं। तो अब ये जो ब्लॉक है इस सरफेस में कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा, ये देखो ये जो सरफेस इस ब्लॉक पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? इसका रिएक्शन पेयर कहां पर होगा? तो ये ब्लॉक जो है इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा, ठीक है? समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। सर आप एक बार मतलब वो समझा सकते हैं क्या? वो नहीं समझा, मतलब क्या नहीं एक्शन रिएक्शन प्लान आपने बोला ना कि एक बॉडी पे नहीं हो सकता, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं क्या जिसमें एक्शन रिएक्शन प्लान एक ही बॉडी पे लग रहा है? एक बॉडी पे लगता ही नहीं है कभी, नहीं एक्शन सर, रिएक्शन हमेशा अलग अलग body बॉडीज पे लगता है। एक बॉडी पे कभी भी नहीं लगता एक्शन रिएक्शन पे। यहाँ पे एग्जांपल दिया ना मैंने, देखो अर्थ क्या करे, ब्लॉक को खींच रहा है, ठीक है? अर्थ जो है, अर्थ हमारी पृथ्वी माता ब्लॉक को खींच रही है ना, अर्थ ही तो खींच रही है, हम सबको अर्थ खींच रही है और हम भी अर्थ को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर्स, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है? यहाँ पर देखो ये अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर, अभी समझा? ओके। एक और चलो आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मान लो दो बच्चे लड़ाई करेंगे, इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो ये वाला जो हैंड है इस पर जितना फोर्स लगा रहा होगा, ये हैंड उस पर इतना फोर्स लगा रहा है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग फोर्स लग रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर अभी समझा। समझे? सपोज राम और श्याम दो लड़के हैं, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो जितने फोर्स से राम इसको खींच रहा है उतने फोर्स से श्याम भी इसको खींच रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर मतलब दोनों का फोर्स इक्वल रहेगा। इवन अगर समझ लो लेट्स से कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, ठीक है, और एक छोटा सा लड़का है, तो बॉडी बिल्डर अगर इस लड़के को 10 न्यूटन से खींच रहा होगा तो वो लड़का भी बॉडी बिल्डर को 10 न्यूटन से ही खींच रहा होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो डोंट थिंक कि बॉडी बिल्डर ज्यादा फोर्स लगा रहा है और लड़का कम फोर्स लगा रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों एक दूसरे पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? यस सर। समझ में आई बच्चों? अगर आपको बात समझ में आई तो मुझे जल्दी से बताओ इस केस में इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा? तो अभी जल्दी से 2 मिनट के क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछ रहा हूं मैं। यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, यहाँ पे 4, जो भी आंसर होगा चैट में बताना, ठीक है? और यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स लग गया, ठीक है? इसका मास जो है वो 2 kg का है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? जल्दी से बताओ। और चैट में बताना है? चैट में बताओ, यस चैट में बताओ, ठीक है? तो देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे नेट फोर्स आप देखो, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मालूम है क्या होता है? यू नो व्हाट इज एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज वाई एक्सिस? बच्चों मालूम है कि नहीं मालूम है? यस, सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई, दिस इज माइनस एक्स, माइनस, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये 10 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, यहाँ पे mg भी तो लग रहा होगा, यहाँ पे mg का फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर x एक्सिस के अबाउट
हम यहाँ पे किसके अबाउट बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस के अबाउट, करेक्ट। वाई एक्सिस के अबाउट फोर्सेस बैलेंस्ड है, वाई एक्सिस के अबाउट फोर्सेस बैलेंस्ड है कि नहीं है? mg और n है, बैलेंस्ड है। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट बात करें तो फोर्सेस अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। एफ नेट कितना हो जाएगा? 10 - 4 न्यूटन हो जाएगा। -4 which is 6 कितना हो गया ये? 6 न्यूटन। 10 न्यूटन 5 की 6? 6 ना, ओके। और 6 फोर्स upon 2 is equal to 3. फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर। हाँ ना? सर, मास तो इसका कितना है? acceleration is equal to mass upon 2 kg एंड नहीं, acceleration is equal to force upon mass. 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन बेसिकली क्या? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो है। न्यूटन को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ सर, समझा। हमने 2 से 6 को डिवाइड। यस, करेक्ट। सो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन तो करोगे बच्चों? सर इसमें आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ही मिलेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से क्वेश्चंस को करना, क्योंकि इनमें से जो 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, ये क्वेश्चन और इसके बाद 2 क्वेश्चन और दूंगा आपको, उसमें से एक आपको टेस्ट में दूंगा मैं। अभी से मैंने आपको पेपर लीक कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से करना और ध्यान से लिख लेना इन 2 क्वेश्चंस को, दोनों भी आ सकते हैं आपको टेस्ट में, ठीक है। इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना बच्चों भी आपको। तो मैं शायद इसमें हो सकता है मैं कुछ नंबर चेंज कर दूं, बट इसी टाइप के आपको क्वेश्चन टेस्ट में मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो चलो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं। ठीक है, सर आप पहले वाला क्वेश्चन बस 1 मिनट के लिए दिखा सकते हो? एक सेकंड दिखा, अभी एक सेकंड। सपोज ये एक पुली है, यहाँ पर एक 1 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर एक 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक चलो थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये 2 kg का ब्लॉक। तो बताओ इस 2 kg ब्लॉक एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है, एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक एंड 1 kg ब्लॉक। अब 1 kg, 3 kg नहीं, 1 kg। चलो बताओ, और इसको पहले वाला क्वेश्चन देखना, वो देख लेना, ऊपर थोड़ा कर देता हूँ। चलो बाद में देख लेना, चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देख लेना भी सब बच्चों को। हाँ, मैं यहाँ पे तो न्यूटन नहीं है दिया हुआ। क्या क्या? न्यूटन नहीं दिया। क्या न्यूटन नहीं दिया? मतलब अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में अपने बॉक्स का ये दिया था, यहाँ पे न्यूटन 10 न्यूटन 4 न्यूटन कुछ नहीं। सर इज ट्राइंग टू से फोर्स। हाँ, बट आपको वही यहाँ पे फाइंड करना है, फोर्स कितना होगा। तो सोचो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। जो फोर्सेस आपको अननोन है उनको जस्ट अननोन एज उसको लिखे रहो उस पर। सर ग्रेविटेशनल ऊपर कैसे? तो थोड़ा सोचो, मैं 2-3 सर क्या है ये मुझे समझा नहीं, आप फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक, ठीक है। पुली में जिस वेलोसिटी से आप उसको नीचे खींचे उसी वेलोसिटी से ऊपर आएगा। तो जितना एक्सीलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सीलरेशन इसका भी होगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। दोनों की वेलोसिटी सेम, ओनली थिंग क्या है, दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन बस अलग अलग होता है ना। आप उसको ऐसे खींच रहे, ये ब्लॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, तो पुली इसीलिए तो हम यूज करते हैं। पुली इज यूज। सर पर इसका फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? चलो बता दो कैसे करेंगे। चलो इसके बाद हाँ बताओ ना सर सर। मतलब उन दोनों में से आई थिंक एक मतलब वो 1 मीटर स्क्वायर होगा ना? नहीं, देखो चलो सर, एक मैं आपको बता देता हूँ, सुनो इधर सुनो। हाँ बोलो। सर मेरा 9.8 आया। गलत आया आपको, वही तो मैं बोल रहा हूँ, गलत आया आपका। हाँ सर। दोनों का सेम, दोनों का अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों का सेम रहेगा एक्सीलरेशन। सर मेरा 9.8 सही है क्या? गलत है, 9.8 इज रॉन्ग आंसर। चलो देखते हैं, देखें कि नहीं देखें, कि अभी और ट्राई करना है।
सर 19.6। वो भी गलत है। चलो देखो कैसे करते हैं, 3 एक क्वेश्चन मीटर देंगे। पर सेकंड स्क्वायर। कितना कितना 3 मीटर पर सेकंड। स्लाइटली और करेक्ट, बट ठीक है चलो देखते हैं। बट आंसर इज रॉन्ग, मतलब टेल मी द एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट वैल्यू। 1। चलो ठीक है, देखो 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 यहाँ पर देखो इसको। सर थोड़ा समझा मैं ट्राई कर रहा हूँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ट्राई करना, नेक्स्ट इसको देख लो कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अभी ट्राई करना। अब बताओ 1 kg वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल Gravitation force। नीचे की तरफ लग रहा होगा, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? मतलब वो खींच रहा है। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पे। नहीं टेंशन। टेंशन लगेगा। टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? सर सर ऊपर, मतलब अपोजिट होगा। ऊपर लगेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 2 kg वाला ब्लॉक, एम, ओके कीप योरसेल्फ म्यूट बच्चों, कीप योरसेल्फ म्यूट। अब यहाँ पर ना इसको हम mg है ना, तो mg को हम ये भी लिख सकते हैं ना, mg को वी कैन राइट इट एज 1 into g। मास कितना है? 1 kg है ना, 1 into g लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ सर। हाँ अच्छा सर। यहाँ पे बताओ कौन कौन, यहाँ पे भी mg और t लगेगा 2 kg वाले ब्लॉक पे, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ पर सर इधर टेंशन ज्यादा होगा। इधर टेंशन ज्यादा क्यों होगा? टेंशन द स्ट्रिंग में सेम ही रहेगा ना थ्रू आउट। मैंने आपको क्या बताया था अभी? थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। यहाँ पे 2g का एक फोर्स होगा, एक टेंशन, ठीक है। अब देखो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन हियर? सर नीचे। और इस वाले ब्लॉक का? ऊपर। सर ऊपर। तो अब बताओ मुझे कौन सा फोर्स ज्यादा है इस वाले केस में? यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, आपको क्या लगता है? 2g वाला। अरे इस वाले ब्लॉक में बताओ, इस वाले ब्लॉक में बताओ बच्चों, इस वाले ब्लॉक में कौन सा टेंशन। टेंशन ज्यादा होगा ना। तो देखो ऊपर जैसे आपने इसको लिखा था ना, ऊपर मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा, एफ नेट क्या लिख दिया था मैंने? 10 तो मैं वही तो बोल रहा था अभी कि टेंशन ज्यादा होगा। यहाँ मतलब पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, बोल सकते हैं क्या हम इसको ऐसे? हाँ सर। T माइनस एम जी, यहाँ पे क्या 1g, एम जी की जगह 1 into g लिख दो, ठीक है। सर नहीं MA। और m की जगह 1 यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा इस वाले केस में? MG। सर MG। mg ज्यादा होगा, mg इज मोर ना। और व्हाट अबाउट टेंशन? क्या सर सेम ही होगा दोनों इसमें। हाँ, तो इसको क्या हम ये लिख सकते हैं 2g नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। माइनस टी इक्वल टू ए। 2a मास इनटू एक्सीलरेशन, ये नेट फोर्स आ गया मेरा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सर 2a कैसे हुआ वो नहीं समझा। अरे नेट फोर्स कितना होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है कि नहीं होता है? सर नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है ना। तो बस यहाँ पे t माइनस यहाँ पे 2g माइनस टी इक्वल टू 2 है। सब बच्चों को समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर समझा। चलिए तो इन दोनों को ऐड कर दो तो t और t कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे LHS ऐड कर रहे हैं और RHS ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे क्वेश्चन को मैं अलग अलग लिखता हूँ। हाँ सर समझा। तो अब देखो यहाँ पे t माइनस जी 1g इज इक्वल टू 1a। और अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं आप लोगों के। 2g माइनस टी इज इक्वल टू करना, ऐड कर दो, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, तो ऐड कर दो तो t और t कैंसिल आउट हो जाएगा। और LHS में क्या बचेगा? 2g माइनस जी इज इक्वल टू 3a, ठीक है। सो g इज इक्वल टू 3 है। 3 इज इक्वल टू g बेसिकली 9 पॉइंट होता है, 9.8 होता है, तो एक्सीलरेशन g by 3 हो गया। तो दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम होगा, ध्यान रखना। तो 9.8 या 10, g को 10 ले लो, 10 by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
दिस इज आवर एक्सीलरेशन ऑफ ईच एंड एवरी ब्लॉक। समझा सर। समझ में आई? समझ में आई बात? इसको नोट पूरी- करना है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। सर यस यस सर बोलो इसी बोलो। नंबर 10 कैसे आया वो नहीं समझा मुझे। क्या क्या? सर लास्ट का पार्ट नहीं समझा वो a is equals to g सर upon 10 t. is the acceleration. हाँ तो जी का वैल्यू कितना होता है, किसको नहीं समझ? आसमी आपको ना, हाँ सर वो लास्ट में एक्चुअली आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा था इसके जी लिए। का जो वैल्यू होता है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, सर हाँ, 9.8 होता है बट अप्रोक्स 10. 9.8 अप्रोक्सीमेटली। हाँ, See, 9.8 रहता है, अप्रोक्सीमेटली टेकन इट एज 10। आप चाहिए तो इसको ऐसे लिख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 9.8 बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो, ठीक है? समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes sir. यस सर समझा। चलो चलिए फिर एक क्वेश्चन और दूं? हाँ सर. sir. दे तो नहीं तो टाइम अपना खत्म हो जाए। जस्ट वेट फॉर 5 मोर मिनट्स। मुझे मालूम है आपका टाइम थोड़ा खत्म हो गया, बट जस्ट वेट फॉर 5 मोर मिनट्स। इसको चाहिए तो बाद में लिख लेना। आपको मेथड तो समझ में आ गया हो ना कैसे करना है? मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सर ये बहुत टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन था। मतलब सर स्टार्टिंग में थोड़ा देखने में टफ लगा। चलो अभी अभी आपको मेथड समझ में आ गया ना कैसे करना है? अब टफ नहीं लगेगा आपको। चलो तो अभी ये एक ब्लॉक है, ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है। आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है? सो आपको यहाँ पे फाइंड करना व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स। क्योंकि देखो ये ब्लॉक इसको पुश कर रहा है और ये ब्लॉक इसको पुश कर रहा होगा, तो एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स? बताइए जल्दी से। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। दो ब्लॉक एक दूसरे को प्रेस कर रहे होंगे ना, समझ हाँ, रहे हो बात? तो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स? सोचना है आपको ये, या ये होमवर्क के लिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। आप थोड़ा सोचो इस पर। समझ में आई बात कि नहीं आई? देखो सिंपल सी बात है, ये 3 kg वाला जो ब्लॉक है, ये 2 kg वाले ब्लॉक को ऐसे प्रेस कर रहा होगा और ये 2 kg वाला ब्लॉक इसको ऐसे प्रेस कर रहा होगा। टू एवरी रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हाँ सर। सर मतलब दोनों में फ्रिक्शन भी हो रहा है और मतलब दोनों फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंट। assume that frictional force is absent. सर मतलब वो नीचे वाला मतलब जो सरफेस का है वो वाला फ्रिक्शन फोर्स। assume that frictional force is absent, ठीक है? व्हाट इज नॉट, तो एक पार्ट आप ये फाइंड करना है इसमें, ए पार्ट इसका फाइंड करना, बी पार्ट फाइंड करना, एक्सीलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स, एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। चलो मैं काम करता हूं बच्चों, आई गिव यू दिस एज अ होमवर्क, ठीक है? आप थोड़ा इस क्वेश्चन को सोचो और बताओ मुझे इसका आंसर क्या है, ठीक है? चलेगा? हाँ सर। ऐड कर सकते हैं क्या? क्या क्या? तब तक अगर कोई बताना चाहता है तो बता दो, मैं 2-3 मिनट रुक जाता हूँ। अगर कोई उतनी देर में कोई सॉल्व करके बता सकते तो बता दो मुझे। यस, अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया वो बता दो मुझे। नहीं वैसे नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि आप ग्रुप में ऐड कर सकते क्या? मतलब अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हो तो। हाँ यस, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, आई ऑलवेज सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस थिंग ना। ओके सर, मैं आपको चैट में नंबर भेजता हूँ मेरा, आप मुझे ऐड कर दीजिए। हाँ, आप सीमा मैडम को बोल दो, शी विल ऐड यू। आई एम नॉट द एक्चुअली होस्ट ओवर देयर, शी इज द होस्ट, ठीक है? आप उनको बोल दो, शी विल ऐड यू। ओके थैंक यू सर। चलो तो बच्चों ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप मुझे करके बताओ अभी नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है? आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू। सर मैंने सेकंड वाले का आंसर है। सेकंड वाले का, ओके सेकंड वाले का, यस सेकंड वाले का सही है 4 लाख का। तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? पहले तो ये बताओ मुझे, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। सेम होगा, ठीक है? चलो थैंक यू सर। ठीक है चलो। सर तो हाँ यस, डिवाइड करने का। अब सोचो, अब आप सोचो इसको नॉर्मल रिएक्शन, ये तो समझ में आ गया ना आपको? नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है? जब दो ब्लॉक एक दूसरे को प्रेस करते हैं तब लगता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है?
तब आपको मुझे बताना है इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, दैट यू हैव टू टेल। ओके ठीक है, चलो एंड कर दो अभी। सर sir. मतलब नॉर्मल Yes, रिएक्शन sir. का कोई फॉर्मूला होता है? सर आप ये क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन इज अ फोर्स। कर सकते हो? क्या क्या आप ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सिंपल है, दो ब्लॉक ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, तो 3 kg वाला ब्लॉक 2 kg को पुश करेगा, 2 kg वाला 3 kg को पुश करेगा, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा जिससे ये वाला ब्लॉक इसको पुश करेगा और ये वाला ब्लॉक इसको पुश करेगा। थोड़ा सोचो इसमें फोर्सेस बना के देखना आप, और थोड़ा इसको सोचो आप, ठीक है। सर आपने अभी जो एग्जांपल दिया था ना, एक मतलब एक आपने बॉडी बिल्डर का एग्जांपल दिया था ना, उसमें आपने बताया था कि अगर कोई जो बच्चा है वो भी उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है और जो मतलब बॉडी बिल्डर है वो भी उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। सर इसका भी आंसर वही होगा ना, क्योंकि वो दोनों यस, न्यूटन का थर्ड लॉ वही बोलता है, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। हाँ सर, तो सर इसका आंसर भी मतलब सेम ही मतलब फोर्स अप्लाई करें। यस, सेम ही फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सर वो फोर्स फाइंड करना। यस, वही फोर्स फाइंड करें। चलो विद दिस वी एंड दिस। अगर किसी को और कुछ डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।